प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या की संरचना और जियोग्राफी के इस 4th लेसन के अंदर हम लोग बात कर चुके थे विश्व जनसंख्या की संरचना में आयु संरचना, और उसके साथ हम लोग बात कर चुके थे लिंगानुपात के बारे में। तो आयु संरचना और लिंगानुपात के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। जनसंख्या संगठन जो है वो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अनुपात को या ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की विभिन्न घटकों को प्रदर्शित करता है कि भाई ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंदर विभिन्न घटक आयु है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, किस प्रकार से भिन्न हैं, तो उनको हम जनसंख्या संगठन के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। तो जनसंख्या संगठन के अंदर हम लोग देखते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के विभिन्न घटकों के बारे में, आयु संरचना, साक्षरता, लिंगानुपात, व्यावसायिक क्रियाएँ ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंदर किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं जनसंख्या संगठन के बारे में। उससे पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि ग्रामीण जनसंख्या कौन सी होती है और नगरीय जनसंख्या कौन सी होती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। तो गाँव में निवास करने वाली प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। तो गाँव में निवास करने वाली प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, कृषि करना, आखेट, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या को क्या कहा जाता है, ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो प्राथमिक क्रियाएं होती है आखेट, भोजन संग्रह, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहने वाले प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले यानी ये सब काम करने वाले आखेट, भोजन संग्रह, कृषि, पशुपालन, मत्स्य और खनन क्रियाएं करने वाले, ये सब लोग जिनके अंदर हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। और ऐसी जनसंख्या जो प्राथमिक क्रियाकलाप करती है वो आमतौर पे कहाँ पे निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसे ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं। नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करने वाले या शहरों में निवास करने वाली द्वितीयक, या फिर यूँ कह सकते हैं कि गैर कृषि कार्यों में संलग्न या प्राथमिक क्रियाकलाप के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या, नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। नगरीय जनसंख्या कहते हैं।
तो नगरों के अंदर रहने वाले गैर कृषि कार्यों में संलग्न द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप करने वाले लोग जो नगरों में निवास करते हैं उन्हें नगरीय जनसंख्या कहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाली जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है और प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। गैर कृषि और प्राथमिक क्रियाकलाप को अलावा अन्य कार्य करने वाली जनसंख्या जो है उसे हम लोग नगरीय जनसंख्या कहते हैं। सन 1800 के अंदर विश्व में केवल सन 1800 में विश्व के अंदर केवल 2.5% लोग ही, सन 1800 की बात कर रहे हैं, विश्व के अंदर सन 1800 में 2.5% लोग ही नगरों में निवास करते थे। सन 1800 की बात कर रहे हैं हम लोग। नगरों के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती थी? 2.5%। और आज 2015 के आंकड़ों की यदि हम चर्चा करें तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या 50% से अधिक है, यानी कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग नगरों में निवास करता है। कुल जनसंख्या में आधे से अधिक भाग कहाँ निवास करता है? नगरीय क्षेत्रों के अंदर निवास करता है। तो आज 2015 के आंकड़ों के आधार पे हम लोग बताते हैं कि नगरों के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 53%। और 1800 की बात करें उस समय मात्र 2.5% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी। दूसरी तरफ महाद्वीपों की बात की जाए तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, एशिया और अफ्रीका, दूसरी तरफ यदि हम महाद्वीपों की बात करें और एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की बात करें जहां पर पूर्णतः लगभग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या कृषि प्रधान देशों की संख्या ज़्यादा है, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 38% हो चुका है। एशिया और अफ्रीका के अंदर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो चुका है? 38% लगभग ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें यूरोप और उत्तरी अमेरिका की, तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के अंदर लगभग 75 से 78% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, यानी यहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक है और यहाँ पर नगरीय जनसंख्या कम है। विश्व का औसत नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वर्तमान में कितना है? 53% जनसंख्या नगरों के अंदर निवास करती है। और दूसरी तरफ हमें बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, महाद्वीपों के अंदर जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीण संगठन एक समान नहीं है। अंतर कहाँ दिख रहा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अंदर। एक तरफ एशिया और अफ्रीका के अंदर हमें 38% जनसंख्या नगरीय दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर 75 से 78% जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या हो चुकी है। इस प्रकार हमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का स्थलीय वितरण देखा जाए तो वो भी बड़ा असमान प्रतीत होता है, क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों के अंदर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होगा और जहां पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं होगी वहां पर इसका प्रतिशत अधिक नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वो है नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व जनसंख्या का वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया गया है। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश, और दूसरे जो है वो है मध्यम जनसंख्या वाले देश, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश, और तीसरे जो है वो है न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश, न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, किन देशों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। उच्च नगरीय देशों की जनसंख्या जो है, जिनकी जनसंख्या 60% अधिक नगरीय जनसंख्या है, उनको उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में रखा जाता है। जिनकी जनसंख्या 40 से 60% के मध्य है तो उनको मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देशों में सम्मिलित किया जाता है, और जिनकी जनसंख्या 40% से भी कम है उनको हम लोग निम्न नगरीय जनसंख्या वाले देशों में सम्मिलित करते हैं। तो उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश जिनकी जनसंख्या 60 से अधिक है, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश जिनकी जनसंख्या 40 से 50 है,
और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश जिनकी जनसंख्या 40% से कम जो नगरों में निवास करती है। तो इस तरह से नगरीय जनसंख्या के आधार पर विश्व को 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उच्च नगरीय जनसंख्या के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देश जो है इसमें सम्मिलित होंगे। अधिकांश यूरोपीय, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, अधिकांश यूरोपीय देश लगभग उच्च नगरीय जनसंख्या में आते हैं। उसके अलावा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना जिनको उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। फिर मध्यम नगरीय जनसंख्या, जहां नगरों की जनसंख्या कितनी है, 40 से 60% जनसंख्या नगरों की है। और मध्यम नगरीय जनसंख्या के अंदर आने वाले देश है क्यूबा, जमैका, हैती, चीन, क्यूबा, जमैका, हैती, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जो मध्यम नगरीय जनसंख्या के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और न्यून नगरीय जनसंख्या के अंदर वे देश आते हैं जहां पर लगभग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और 40% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसके अंदर आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यानी जिन देशों की अर्थव्यवस्था लगभग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, जो कृषि से, जिन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, वो देश लगभग जहां पे जनसंख्या 40% से कम नगरों में निवास करती है, उनको इस श्रेणी के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व जनसंख्या का वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया, 3 भागों के अंदर। सबसे पहले उच्च नगरीय, मध्यम नगरीय और न्यून नगरीय जनसंख्या। अब हम लोग बात कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण विषय, जो जनसंख्या का एक गुणात्मक पहलू है, गुणात्मक बिंदु है जनसंख्या के जानने का। ये एक गुणात्मक अध्ययन बिंदु है जो गुणों के बारे में प्रदर्शित करता है, जिसका नाम है साक्षरता। अगला अध्ययन का बिंदु हमारा क्या है, साक्षरता। और साक्षरता एक प्रकार से जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। कैसा पहलू है, गुणात्मक पहलू। इसके आधार पर जनसंख्या के हमें गुणों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले जानते हैं कि साक्षरता कहते किसे हैं। 7 या 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो खुद समझ सके तथा दूसरों को समझा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। यानी साक्षर की परिभाषा क्या होगी, आज विश्व स्तर पर देखा जाए तो 7 या 7 से अधिक उम्र का व्यक्ति जो खुद समझ सके और दूसरों को समझा सके, उसे हम साक्षर कह सकते हैं। और साक्षरता जो है वो जनसंख्या के अध्ययन का एक गुणात्मक पहलू है और अति महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। साक्षरता के बारे में यदि बात करें तो विश्व स्तर पर कई देश ऐसे हैं जो 100% साक्षर है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जहां पर जनसंख्या लगभग 100% साक्षर है, यानी जहां पर 100% साक्षरता है, वहां का हर व्यक्ति जो है वो साक्षर है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है, वो सभी व्यक्ति वहाँ के साक्षर है। और विश्व स्तर पर यदि बात करें तो विश्व की ऑल ओवर साक्षरता 77% बताई गई है। बाकी अन्य लोग जो है 100 में से अन्य जो पीछे बचे लोग हैं 77 के अलावा, वो अनपढ़ माने गए हैं। और दुनिया के कई देश जो 100% साक्षर है, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो 100% साक्षर है, जहाँ की साक्षरता 100% साक्षरता है। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की साक्षरता 100% है। यहाँ का हर शख्स
जो है खुद समझता है और दूसरों को समझा सकता है। तो ये बात की हमने साक्षरता के बारे में। अब साक्षरता से संबंधित कुछ प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। साक्षरता का महत्व बताइए, साक्षरता का महत्व बताइए। तो साक्षरता का महत्व क्या हो सकता है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल जान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का सूचक किसे माना जाता है? साक्षरता को माना जाता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक किसे माना जाता है? साक्षरता को माना जाता है। व्यक्तित्व विकास का सूचक साक्षरता को माना जाता है। राष्ट्र की प्रगति और उन्नति का सूचक साक्षरता को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब किस पे डिपेंड करती है? साक्षरता पे निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र और किसी भी व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का सूचक किसे माना जाता है? साक्षरता को माना जाता है। तो क्या हमारे दैनिक जीवन में और हमारे क्रियाकलापों के अंदर और राष्ट्र की क्रियाकलापों में साक्षरता का कोई महत्व है? बिल्कुल है। राष्ट्र की उन्नति, प्रगति और राष्ट्र का विकास, आर्थिक सामाजिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब घटक जो है वो किस पे निर्भर करते हैं? साक्षरता पर निर्भर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में उस प्रदेश का आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर जो है वो साक्षरता को प्रभावित करता है। यदि कोई राष्ट्र, कोई प्रदेश या कोई देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न है तो वो राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की उचित और अच्छी व्यवस्था कर सकता है। दूसरा जो कारक है वो है नगरीकरण। नगरीकरण भी साक्षरता को प्रभावित करता है। नगरीय क्षेत्रों के अंदर उच्च गुणवत्ता युक्त अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। तीसरा जो कारक है समाज में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति से भी साक्षरता प्रभावित होती है। जहां पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी और सुदृढ़ नहीं होती है वहां पर साक्षरता दर उच्च नहीं हो सकती, साक्षरता का स्तर भी निम्न स्तर का होगा। तो किसी भी प्रदेश की आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और सरकारी योजनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। सरकारी योजनाएं भी है, सरकारी योजनाओं से भी जनसंख्या के अंदर साक्षरता जो है वो प्रभावित होती है। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और सरकारी योजनाएं या सरकारी इच्छा शक्ति, जिनसे साक्षरता है जो प्रभावित होती है। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। पीछे हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। जनसंख्या के ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। आमतौर पे एशिया और अफ्रीका के अंदर जहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वहाँ ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। और दूसरी तरफ नगरीय देश यूरोप और अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी देशों के अंदर जहाँ जनसंख्या ज़्यादातर नगरों में निवास करती है वहाँ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। और विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो आज लगभग 53% जनसंख्या नगरों के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में मिलती है? विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में मिलती है? तो विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हमें कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका के अंदर। किस महाद्वीप में मिलती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हमें मिलती है। इस प्रकार जनसंख्या संगठन का हमारा अति महत्वपूर्ण टॉपिक यही समाप्त हुआ। और एक टॉपिक पीछे बच चुका है जिसका नाम है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना के बारे में हम लोग, ये जो व्यावसायिक संरचना का बिंदु है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के अंदर देखा जाता है कि भाई जनसंख्या किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रही है। प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीयक क्रियाकलाप है, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस अध्याय के अंदर डिटेल से हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे जियोग्राफी की अलग से यूनिट दे रखी है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बारे में। प्राथमिक क्रियाकलाप का
ऑलरेडी अलग यूनिट है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम सभी क्रियाकलापों का एक अलग से यूनिट दिया गया है, वहां पर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन और साक्षरता के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। और जो व्यावसायिक संरचना है उसकी ऑलरेडी आगे एक नई यूनिट दी गई है और उस नई यूनिट के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा ये लेसन यही समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।